भी जुड़ गई हैं और उनसे भी अपडेट ले लेते हैं। ज्योत्सना, बस अब 20 मिनट रह गए हैं। वोटिंग ताबड़तोड़ रफ्तार से उत्तराखंड में देखने को मिलेगी। 70 की 70 विधानसभा सीटों पर आज उत्तराखंड में मतदान होने जा रहा है। खटीमा से सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम हरीश सिंह रावत लालकुआं से, और इसके अलावा आम आदमी पार्टी के भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन सबसे बड़ा और सबसे तीखा सवाल यही रखेंगे कि इतनी चुनौतियां इस समय अब बीजेपी नहीं है, क्योंकि 60+ के नारे के साथ बीजेपी इस बार फिर से दम भर रही है। जो लोकतंत्र का महापर्व होता है, महापर्व का जो विषय बिल्कुल धाम शुरू हो चुका है। प्रत्याशी की दूसरी धड़कन पुलिस हो गई होगी और मतदाता भी अब अपने निर्णय को ईवीएम से चेक कराने के लिए इसी आखिर होगा। आपने बात की 2017 के चुनाव में बीजेपी जब मैदान में हाँ हरीश रावत सरकार के खिलाफ पक्ष में कहती थी तो दूसरी तरफ एक मोदी वेट भी था, लेकिन जब मोदी मैजिक चला तो हरीश रावत की सिंपैथी बिल्कुल गायब हो गई। खुद हरीश रावत जो मुख्यमंत्री रहते हुए 2 सीटों के चुनाव आ गए, यानी कि हरिद्वार ग्रामीण से भी और शिक्षा से भी। और आलम ये रहा कि जब वोटिंग परसेंटेज के साथ चुनाव के नतीजे आए तो बीजेपी 46% मत प्रतिशत के साथ 57 सीटें जीत चुकी थी और कांग्रेस 33% की मत मिली और 11 सीटों के साथ। अब ये वक्त आ गया है कि कांग्रेस को अपना वजूद स्थापित, बीजेपी को अपने वजूद को बरकरार। चलिए, आपको थोड़ा सा रोकेंगे। पुष्कर सिंह धामी कुछ कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं पहले। के बाद ही अपना जलपान करें, सब लोग मतदान जरूर करें। उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी इस मतदान जरूर करें। देखिए, लोकतंत्र का महापर्व है और सभी से हमारी अपील है, उत्तराखंड के जितने वासी हैं आज अपना वोट जरूर कास्ट करें। किसी के लिए भी वोट करें। आपको लगता है कि आपके क्षेत्र में विकास हुआ है, आपके विधायकों ने आपके क्षेत्र में काम किया है, तो वोट कीजिए। नहीं तो अगर आपको लगता है काम नहीं किया है तो वोट के माध्यम से चोट कीजिए, किसी और नेता को चुनिए जो आपके क्षेत्र में काम कर सकता है। मसूरी विधानसभा से गणेश जोशी बीजेपी के प्रत्याशी, जिनकी साख हालांकि 70 की 70 विधानसभा सीटों पर इस बार चुनाव होने जा रहा है। सवाल मेरा आपसे यही रहेगा, क्योंकि मुकाबला कड़ा हो गया, अब तो आम आदमी पार्टी भी यहां चुनावी मैदान में है, बीजेपी प्लस कांग्रेस प्लस आम आदमी पार्टी। और जैसे कि हम कह रहे हैं कि क्या वाकई एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी देखने को मिलेगा? महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, पलायन का मुद्दा हो। पिछले दिनों प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी रैली करते समय उन्होंने इस बात का जिक्र किया और बोला कि बिंदियां चूड़ियां बांटने वाले रोजगार क्यों नहीं बांट। क्या वाकई आपको लगता है एक टफ कंपटीशन कांग्रेस दे रही है और एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी दिखता है? बिल्कुल, देखिए बहुत टफ कॉम्पिटिशन कांग्रेस दे रही है और फिर यहाँ का एक ट्रेंड चला रहा है कंसेप्ट कि 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस को उसका साथ देगी। वजह साफ है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर सबसे ज्यादा आगे है और बीजेपी का सबसे बड़ा डर यही है कि एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि बीजेपी का लगभग 1% विधायकों को टिकट पाते हैं और 9 लोगों को वहाँ पर मैदान में उतारा है। बीजेपी के बाद जानती है कि एंटी इनकम्बेंसी है राज्य सरकार के खिलाफ, यही वजह है कि चुनाव के समाज मोदी मैजिक के नाम हो गए, यानी कि प्रधानमंत्री मोदी डबल इंजन का सरकार, यानी कि सरकार में जो बड़े काम किसी खान की दुहाई दी जा रही है और ऐसी बात कह रहे हैं कि अगर राज्य में बीजेपी की सरकार होगी तो केंद्र की सरकार ज्यादा यहाँ पर काम कर पाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने तो यहाँ तक कहा कि उत्तराखंड के विकास एक सपना है, वो सपना तभी पूरा हो सकता है। ये तो 5 साल अभी हमने काम किए हैं, ये तो ट्रेलर था, फिल्म अभी बाकी है जब यहाँ पर में बीजेपी की सरकार देंगे। तो आप समझ सकती हैं कि बीजेपी की इस बात को जानती है कि कहाँ कमी है और कांग्रेस की इस बात को जानती है कि कमी को बीजेपी की वो बिल्कुल ज्योत्सना, 2017 56 सीटों पर कांग्रेस के एमएलए, लेकिन अब तस्वीरें किस तरह से निकलती हैं, उत्तराखंड में किसकी सरकार बनती है, देखना दिलचस्प होगा। 70 की 70 सीटों पर एक साथ आज ही चुनाव हो रहा है। प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। मतदाता मत सूची में किस चिन्ह पर निशान लगाते हैं, देखना बहुत दिलचस्प होगा। 10 तारीख को नतीजे आएंगे। आपके पास ज्योत्सना आते हैं, हमारे साथ श्रीनिवास पंत भी बने हुए हैं। श्रीनिवास, कुछ हॉट सीटों का जिक्र करें। हल्द्वानी सीट का जिक्र करेंगे, कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। इंदिरा हृदयेश का काफी वर्चस्व यहां पर रहा, लेकिन उनके निधन के बाद उनके सीट ऑफर कर दी गई है। मुकाबला उनका जोगेंद्र रोतेला के साथ है।
थोड़ा बता पाए यहाँ पर किस तरह का कंपटीशन इन दो नेताओं के बीच में आप देख पा रहे हैं, और कैसी स्थिति यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के लिए राजनीतिक समीकरण क्या है? बिल्कुल कंचन, आपको बताना चाहूंगा उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में 632 ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है, और कैद करने वाली तमाम जनता हमारे साथ मौजूद है, जो यहां पर यह समझ करके लगातार आ रही है कि शायद अभी पोलिंग शुरू हो जाएगी तो उसके बाद उनका नंबर आ जाएगा और वो अपने मतदान का प्रयोग कर लेंगे, क्योंकि हर कोई यही अपील कर रहा है और हम भी कर रहे हैं कि सबसे पहले लोकतंत्र के महापर्व में मतदान करें, उसके बाद जलपान करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि इस राजनीतिक घमासान में इन 21 से 22 सालों में उत्तराखंड को क्या स्थिरता मिल पाई है? क्या उत्तराखंड में सर्वांगीण विकास हो पाया है? क्या उत्तराखंड के लिए जो सपने देखे गए थे, जो शहादतें उत्तराखंड ने दी है, क्या वाकई में ये उस प्रदेश उस मुकाम पर पहुंच पाया? हमारे साथ जो मतदाता हैं वो यहां पर मौजूद हैं, सीनियर सिटीजन हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर ये बताइए, आज पोलिंग है, अब क्या लगता है आपको उत्तराखंड में जो 22 साल का सफर रहा है, आपको लगता है कि जिस ख्वाब को देखा था वो आया है? पूरा तो नहीं हुआ पाया है, लेकिन हो रहा है। हरिद्वार में तो वैसे भी कुंभ की वजह से बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन पूरे उत्तराखंड में हो तो ज़रा ज़्यादा अच्छा रहेगा। हरिद्वार में तो फ्लाईओवर भी बन जाते हैं, ये भी बन जाते हैं, और फिर गड्ढे भी हो जाते हैं साल भर के अंदर ही। बेसिकली तो सुविधाएं वो हैं, आर्थिक, बिजली और बच्चों की शिक्षा, मेन ये 3 हो गए, बाकी तो टैक्स देने वाला देता ही रहेगा। देखिए, उत्तराखंड में क्या जिक्र होता है तो मातृशक्ति का जिक्र जरूर होता है, क्योंकि मातृशक्ति के आंदोलन के बाद ये एक अलग जगह थी और एक अलग प्रदेश की जो कल्पना थी वो परिकल्पना साकार हुई नवंबर 2000 को। आपसे जानना चाहेंगे, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 में कुछ ही देर के बाद आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं, यहाँ पर आप मतदान करेंगे, जहन में क्या सवाल आते हैं? उत्तराखंड की तस्वीर कैसी होनी चाहिए? एक स्वस्थ प्रतिनिधि चुनते समय किन बातों का ध्यान रखते हैं, और कैसा आपको ये लोकतंत्र का महापर्व लग रहा है? आपको क्या लग रहा है, कितनी खुशी है वोट करने की? हाँ, वोट डालने की खुशी तो बहुत है, सुविधाएं भी होनी चाहिए, लेकिन हाँ बहुत अधिक हमारे हरिद्वार में, हमारे एरिया में गैस पाइपलाइन आई है, बिजली भी अंडरग्राउंड हो गई है, बहुत प्रोग्रेस है हमारे एरिया में। भाई साहब, आप ये बताइए, जब आप वोट करने जाते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर आए हैं, किन बातों को आप जहन में रखते हैं? क्या लगता है आपको? ये कि अपने यहाँ थोड़ा विकास तो हो ही रहा है और थोड़ा होगा, और जैसे अभी हरिद्वार का थोड़ा व्यापारी थोड़ा परेशान हो रखा है कोविड की वजह से, थोड़ी पब्लिक को लाने में, थोड़ा छूट देने में थोड़ा गवर्नमेंट करे, थोड़ा हम इस तरह से इसलिए आए यहाँ पर। तो कंचन, इस तरीके से देखिए, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव का जो सिनेरियो है, 632 प्रत्याशी है, जनता यानी 82 लाख जो वोटर हैं, आज कितना फीसदी मतदान होगा? उम्मीद यह है कि 90% मतदान जाना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा मतदान होगा, एक अच्छे प्रतिनिधि को चुनने में जनता को सबसे बड़ी सहूलियत मिलेगी, सरकार बनाने में पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, स्थिरता मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद स्थिरता मिल पाएगी? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सरकार में ऐसा नहीं हुआ है। 3 मुख्यमंत्री उत्तराखंड को दिए हैं। सवाल अगर हम कांग्रेस का या आम आदमी पार्टी का करें या निर्दलीय जो बागी ताल ठोक रहे हैं उनका करें, तो जनता को तय करना है कि क्या वाकई में, क्योंकि यह विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में एक बात हमेशा जहन में आती है, क्या आपका प्रतिनिधि आपका फोन उठाता है? आपका प्रतिनिधि आपके सुख दुख में खड़ा होता है? आपके सवालात, आपके विकास की योजनाओं को विधानसभा के अंदर उठाता है, मंत्रियों से अपने विकास के कार्यों को अपनी विधानसभा में लेकर आता है? या फिर अगर विधायक के तौर पर उसने ये काम किए तो जाहिर सी बात है जनता उसको अपना समर्थन देगी। अगर किसी जनप्रतिनिधि ने, वो विधायक नहीं भी है और वो चुनाव लड़ रहा है, लोगों के साथ खड़ा है और लोगों को इस तरीके का भरोसा देता है कि वो बेहतर कर सकता है, तो लोग उसको भी मौका देते हैं। ये जनता तय करती है। और आज जब जनता यहां पर पहुंच रही है, कुछ देर पहले हमने तस्वीरें दिखाई थी, आपने देखा होगा कि मॉक जो वोटिंग है वो यहां पर कराई गई है। चुनाव आयोग की व्यवस्था होती है कि शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाए। हालांकि उत्तराखंड में शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है, लेकिन मौसम का मिजाज कब बदल जाए कोई नहीं कह सकता। लेकिन उसके लिए भी वैकल्पिक व्यवस्था उत्तराखंड चुनाव आयोग ने भी की है, जिसके लिए 2 एयर एम्बुलेंस, मेडिकल इमरजेंसी के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था गढ़वाल और कुमाऊं में की गई है। 36,000 से ज्यादा फोर्स उत्तराखंड में डिप्लॉय किया गया है। 80 वर्ष से अधिक के उम्र दराजों के लिए बाकायदा पहली मर्तबा वोट घर पर जाएंगे, वोट डलवाने का काम करेंगे। पहली बार के जो मतदाता हैं उनको
साथ आदर्श पोलिंग स्टेशन पर लाया जाएगा, या यूं कहें कि दिव्यांग और विकलांग जो है उनके लिए भी अलग से वैकल्पिक व्यवस्था की बिल्कुल, जाएगी। तो तमाम तो आप अंदाजा व्यवस्थाएं लगा कर सकते दी गई। 22 साल के उत्तराखंड के 82 लाख मतदाता आज मत जा रहे हैं। किन्हें चुनेगा ही होगा को 10 मार्च को तो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। क्या विकास का जो दावा बीजेपी करती है, क्या वाकई विकास उत्तराखंड में हुआ है? क्योंकि अभी हम एक बुजुर्ग इंसान को सुन पा रहे थे, उनका कहना था कि मंदिर क्षेत्र में काम हो जाता है, सड़कें बन जाती हैं, लेकिन बाद में गड्ढे भी बन जाते हैं। हम टैक्स पे करते हैं, विकास होना चाहिए जिस गति से होना चाहिए, क्या वो गति तेज है या फिर धीमी है? ये अपने आप में दिलचस्प है। व्यापारी परेशान है, ये एक युवा का कहना था जो मतदान करने आया है। हर प्रत्याशी के लिए वोट करने से पहले आप अपने क्षेत्र के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए सोचें क्या वो काम कर रहे हैं अभी, अगर मौजूदा सिटिंग एमएलए हैं या कोई अच्छा काम कर सकता, तो वोट जरूर करें। ये आपका अधिकार भी है और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक बड़ा हथियार भी है। ज्योत्सना आपके पास आएंगे। श्रीनगर में अभी हम मोदी जी की रैली का जरूर जिक्र करेंगे। वो जो रैली थी उसमें उन्होंने जिक्र किया, राहुल गांधी पर तीखा प्रहार किया और साथ ही साथ उन्होंने जिक्र किया बिपिन रावत का। उन्होंने कहा कि बिपिन रावत के नाम शहादत का इस्तेमाल गलत तरीके से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट पर जो कैंडिडेट हैं बीजेपी की तरफ से धान सिंह रावत हैं, कैबिनेट मंत्री, और मुकाबला गणेश गोदयाल से होने जा रहा है। आपसे समझना चाहेंगे क्योंकि ये पौड़ी गढ़वाल जिले की सीट मानी जाती है। बीजेपी ये सीट पर धान सिंह की जो कहा जा रहा है कि यहां से उनका सियासी सफर भी तय हो जाएगा। आप किस तरह से इस सीट को देख पा रही हैं? हॉट सीट्स पे से काउंट हो रही है। और दूसरा ये भी बता पाएं क्या कमबैक के आसार कांग्रेस के नजर आते हैं यहाँ पर? देखिए, अगर श्रीनगर सीट की बात करें तो ये हमेशा से हॉट सीट रही है। इस सीट से मुख्यमंत्री और पूर्व मानव संसाधन सीट का विस्तार थोड़ा ज्यादा था। उसके बाद परिसीमन हुआ, डॉक्टर मिशन वहां से पलायन कर गए। धन सिंह रावत का मुकाबला कब से गणेश गोदयाल से होगा। अभी तक दोनों के बीच में एक मुकाबला था, एक बार एक जीता, एक बार इस बार दोनों के दोनों फिर से तीसरी बार आमने सामने है और बहुत ही प्रतिष्ठित सीट है। दोनों से राजनीतिक गणेश गोदयाल को जीतना यहाँ पर इसलिए जरूरी है कि चलिए ज्योत्सना, आपसे हम संपर्क साधेंगे। आपसे कनेक्शन थोड़ा सा टूटा है, लेकिन 2022 का मुकाबला बिग फाइट नेताओं के बीच में 70 की 70 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव हो रहा है। आप देख रहे हैं पुष्कर सिंह धामी बीजेपी के प्रत्याशी भी हैं, सीएम कैंडिडेट भी है और उनकी तरफ से अभी उन्होंने अपील भी कर डाली है लोगों से कि जलपान भी करें और मतदान भी जरूर करें। महंगाई का मुद्दा, रोजगार, पलायन, ये वो मुद्दे हैं जो कि उत्तराखंड में एक तरह से अपना वर्चस्व रख रहे हैं, लोगों के जहन में ताजे हैं। क्या क्या सोच करके आज वोट करने जाएंगे कैंडिडेट्स, ये देख हमारे साथ कैंडिडेट्स के पक्ष में कितना वोट होता है ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी लगातार जुड़ रहे हैं। विपिन चंद्रा हल्द्वानी से जुड़ गए हैं, उनसे भी संपर्क साध लेते हैं। विपिन, आपके पास आ रही हूं। और इस बार अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में बेटी, बेटा, बहू, कई ऐसे कैंडिडेट हैं, यानी परिवारवाद की एक परिभाषा जो बार बार कहा जाता है कि परिवारवाद और ये जो डायनेस्टी पॉलिटिक्स है वो देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। उत्तराखंड में भी इसकी बानगी हमें देखने को मिली है। बीजेपी बार बार दावा करती है, कांग्रेस पर आरोप लगाती है परिवारवाद को लेकर के, लेकिन अगर बात की जाए बीजेपी की तो बीजेपी ने की तरफ से भी यहां पर बता देते हैं जिस तरह की जानकारी है। और अभी हम बता भी रहे थे यहां पर कि हॉट सीट हल्द्वानी पर एक तरफ कांग्रेस ने अपनी तरफ से इंद्रेश के जो बेटे हैं सुमित, उनको उतारा है, उनके खिलाफ बीजेपी ने जोगेंद्र रौतेला को उतारा। तो वहीं बीजेपी की बात की जाए तो यहां पर भी बताया जा रहा है कि यहां पर लैंसडाउन सीट पर 5 बार के जो एमएलए हैं भरत सिंह, उनके बेटे दिलीप को टिकट दे दिया गया है। विपिन, बीजेपी ने जो है डॉक्टर जोगेंद्र रौतेला को चुनावी मैदान में उतारा है। वो यहाँ पर 2 बार नगर निगम का चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा इंदिरा हृदयेश यहाँ से पूर्व में मिनिस्टर भी रही हैं, उनके बेटे को यहाँ पर टिकट दिया गया है। 2002 की हम बात करें तो 2002 में पहली बार जिस समय
चलिए देखिए, ये तो वो नेता है जिनकी साख आज दांव पर लगी हुई है और आप देख पा रहे हैं कि कैंडिडेट्स जिनको चुनावी मैदान में उतारा गया है प्रत्याशी बना करके पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से, लेकिन बार बार हम कहेंगे कि ये चुनावी मैदान बहुत ही जंग का अखाड़ा बना हुआ है। ज्योत्सना, मैं आपके पास आऊंगी। इस बार हम बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पर डायनेस्टी पॉलिटिक्स भी देखने को मिल रही है। क्या बेटी, क्या बहू, क्या बेटा, हर तरफ हर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से अपना कैंडिडेट और अपने इस तरह के प्रत्याशियों को देखने को मिल रहा है। बीजेपी की तरफ से जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि परिवारवाद का एक एग्जाम्पल यहां देखने को मिला है। लैंसडाउन से अगर बात की जाए तो 5 बार के एमएलए हैं। भरत सिंह, उनके बेटे दिलीप को टिकट दिया गया है। ये वही बीजेपी है जो बार बार कांग्रेस पर आरोप लगाती है परिवारवाद को लेकर के। परिवारवाद का शिकार है, वो अलग बात है कि आरोप प्रत्यारोप में एक पार्टी की तरफ ज्यादा निशाना होता है। अगर उत्तराखंड की बात करूँ तो कंटिन्यू बहुत ही दिलचस्प मुकाबले हैं यहाँ पर। ये चुनाव अपने आप में दिमाग चल रहा है क्योंकि आप जानते हैं कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत एक खुले लग का चुनाव हुआ है और उत्तराखंड का वैसे भी शांत है, गुजरात का चुनाव तो और भी शांत हुआ है। अगर मुकाबले की बात करूँ तो मैं कोटद्वार की शुरुआत करती हूँ। आप जानते हैं कि 2012 में बीजेपी ने जनरल खंजूरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा था। बीजेपी बीजेपी को दिलवाया, कांग्रेस को 32 सीटों का फर्क रह गया था, लेकिन कोटद्वार के चुनाव हार गए। इसके कोटद्वार में उनको हमेशा से बहुत ज्यादा समर्थन मिला है और इस बार उनकी बेटी कोटद्वार में है और प्रतिद्वंदी वही है। प्रेम सिंह मोदी जिला में जनरल खंजूरी को हराया था और ये माना जा रहा है कि बेटी इस बार पिता की हार का बदला लेगी। दूसरी सीट का अगर मैं जिक्र करूँ 2017 का चुनाव हरीश रावत मुख्यमंत्री के तौर पर हरिद्वार ग्रामीण से लगे थे और वहां पर बीजेपी के स्वामी यतीश्वरानंद ने उनको हरा दिया था और इस बार उसी सीट से हरीश रावत की बेटी अनुपमा रावत मैदान में है। यतीश्वरानंद से इनका मुकाबला, यानी मुकाबला बहुत दिलचस्प है। यहाँ भी ये कहा जा रहा है और यही बार बार कहा भी जा रहा है ज्योत्सना की बेटी जो है पिता का बदला लेंगी, क्योंकि 2012 की बात की जाए तो बीसी खंडूरी हार गए थे अपनी सीट पर से और यहाँ पर प्रत्याशी उनकी बेटी को उतारा गया है। 2017 में हरीश रावत हार गए थे, अब उनकी बेटी जो है अनुपमा, उनको हरिद्वार सीट ग्रामीण सीट से उतारा गया है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई ये कड़ा टक्कर दे पाती है, अपने कैंडिडेट्स को जीत पाती हैं। चलिए, लेकिन हरीश रावत की राह कितनी आसान देख पा रही है, कितनी मुश्किल आप देख पा रही हैं ज्योत्सना, क्योंकि आप ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हैं। उनकी नाराजगी, उनके कुछ ट्वीट्स भी आपको याद होंगे, मगरमच्छ वाला वो जो उन्होंने ट्वीट किया था, अंदर खाने उनके नाराजगी की खबरें सामने आ रही थी। हालांकि पंजाब की सियासत को सुलझाने में बड़ी भूमिका निभाने वाले हरीश रावत अपने ही उत्तराखंड में पार्टी के भीतर अपेक्षित महसूस कर रहे थे, लेकिन अभी आप बता पाए क्योंकि लाल कुआं सीट से उनको कैंडिडेट बना दिया गया। कितनी राह उनके लिए आसान या मुश्किल नजर आती है, क्योंकि ये सीट नैनीताल जिले की आती है और पहली बार वो इस सीट से चुनावी मैदान में है। और एक और बात यहाँ जिक्र करनी बहुत जरूरी होगी कि नाराजगी के चलते संध्या डालाकोटी जो कि कांग्रेस की प्रत्याशी थी, अब वो निर्दलीय चुनाव में उतर चुकी हैं। मुकाबला उन्हीं के साथ होने जा रहा है। किस तरह से देखती हैं आप? मोबाइल कोई नहीं लाएगा। ज्योत्सना, आवाज आपको मिल पा रही है? चलिए श्रीनिवास पंत के पास चलते हैं। श्रीनिवास, ज्योत्सना से भी हम संपर्क कर रहे हैं, विनय से भी संपर्क कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके पास ही आ जाती हूँ। 2017 56 पर बीजेपी रहने वाली और 10 पर कांग्रेस, क्या इसके उलट अब आपको तस्वीरें नजर? कांग्रेस हरीश सिंह रावत लाल कुआं से चुनावी मैदान में है, कितनी मुश्किल, क्योंकि पहली बार इस सीट से वो चुनावी मैदान में है, अपनी मनपसंद सीट तो उनको मिल नहीं पाई। बिल्कुल कंचन, देखिए उत्तराखंड विधानसभा चुनाव अगर हम 2022 के संदर्भ में तुलनात्मक अगर अध्ययन करें तो 2017 विधानसभा चुनाव में 57 विधायकों की सरकार बनती है, यानी 57 प्रचंड बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनती है। 11 सीटों पर सिमट कर रह जाती है कांग्रेस पार्टी।
यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके का ये पूरा आलम बनता है। 2 निर्दलीय जीत कर आते हैं, हालांकि वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वर्तमान अगर तस्वीर देखें उत्तराखंड के सिनेरियो की तो इतना आसान रास्ता नहीं है, क्योंकि इन 5 सालों में देखो बहुत बदलाव हुआ है। 5 सालों में अगर मैं विकास से शुरू करूं तो विकास भी हुआ है। आज आप ऑल वेदर रोड के प्रोजेक्ट के जरिए, यानी जब गढ़वाल मंडी है तो आप माइलेज जाते हैं और कोशिश करते हैं कि वहां पर आपको अच्छी सड़कें मिलती है, पुल मिलते हैं, अच्छी व्यवस्थाएं मिलती है और इस तरीके की पूरी व्यवस्था रहती है। आप अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं कि वहीं बेरोजगारी को लेकर के लोगों में नाराजगी भी है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर नाराजगी है। लोग चाहते हैं कि पेट्रोल और डीजल के दामों को नियंत्रित करने में सरकारें, चाहे वो राज्य हो या केंद्र की हो, नाकाम साबित हुई है या उन्होंने आर्थिक रूप से लोगों को सपोर्ट नहीं किया है। अब लोग क्या सोचते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। वैसे अब आप वोट डाल के आगे हैं, सबसे पहले तो आपको बधाई कि लोकतंत्र के महापर्व में आपने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। क्या कुछ कहेंगे इस मौके पर? क्या वोट डाल दिया आपने, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा जी, अच्छी सुविधाएं हैं यहाँ सब तरह की और वोट डाल दिया है हमने। अच्छा ये बताइए, जिस तरीके से इन 22 सालों में उत्तराखंड का सफर रहा है, हरिद्वार भी उसमें है, क्या लगता है आपको, क्या बदलाव देखा आपने? क्योंकि आप लगातार वोट डालते आ रहे हैं, तो क्या राजनीति में क्या बदलाव दिखा, विकास कार्यों का करने में क्या बदलाव दिखा? बहुत तरक्की हुई है अपने प्रदेश में और सड़कें और गरीबों के लिए राशन, ये सब बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ है। तो कंचन आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं, हम उत्तराखंड विधानसभा चुनाव 2022 का अगर जिक्र करें तो बड़ी कांटे की टक्कर है। भले ही देखिए राजनीतिक में अस्थिरता और संभावनाओं का दौर कभी खत्म नहीं होता, यानी सत्ता में पाने के लिए एक एक सीट और एक एक वोट कितना कीमती होता है, ये उत्तराखंड बीजेपी को भी पता है, कांग्रेस को भी पता है, आम आदमी पार्टी को भी पता है, निर्दलियों को भी पता है और जनता को भी मालूम है। शायद इसीलिए 8 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, लेकिन यहाँ पर 1 घंटा पहले से ही लोगों का आने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। लोग आए, मॉक वोटिंग यहां पर हुई, तो हरिद्वार सीट पर मैं इस वक्त मौजूद हूं, यानी कांटे की टक्कर है पूरे उत्तराखंड में। जहां तक हॉट सीट का सवाल है, आप अंदाजा लगाइए, पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस की तरफ से बात करें तो हरीश रावत लाल कुआं से ताल ठोक रहे हैं। उनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद होने वाली है। 2 बार के विधानसभा चुनाव हार चुके हैं दोनों सीटों से 2017 में, और इस बार अगर चुनाव जीतते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो मुख्यमंत्री बनने का जो सपना उनका था, या वो जो लगातार कह रहे थे मुख्यमंत्री का फेस डिक्लेयर पार्टी को करना चाहिए, में वापस आते हैं तो उनको मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, किस रूप में आगे के समीकरण रहेंगे, ये तो कांग्रेस पार्टी तय करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी युवा नेतृत्व यानी पुष्कर सिंह धामी जो खटीमा से चुनाव लड़ रहे हैं, 2 बार जीत कर आए हैं, उन पर दांव खेल रही है, युवा नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए कोशिश कर रही है। तो हमारे साथ लगातार जो बिल्कुल आते हैं श्रीनिवास पंत, हम चाहेंगे कि आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनसे आप बात करें। बिल्कुल हम चाहेंगे हमसे बात करें, क्योंकि आज लोकतंत्र का महापर्व है। उत्तराखंड की 70 सीटों पर वोटिंग हो रही है और लोग वोट कास्ट करके बाहर आ रहे हैं और बता रहे हैं कि आखिर उनका एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि मुद्दे कई सारे हैं। क्या वाकई जो विधानसभा चुनाव के दौरान बेसिक मुद्दे होने चाहिए? हमारे साथ विपिन चंद्रा भी लगातार बने हुए हैं हल्द्वानी से। हल्द्वानी हॉट सीट है जिसका भी हम जिक्र भी कर रहे हैं। बीजेपी के यहाँ पर जोगेंद्र रौतेला का मुकाबला सुमित जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उनके साथ होने जा रहा है। क्या आपको लग रहा है सुमित जहां पर जो सांत्वना वोट कलेक्ट करने में ज्यादा कामयाबी देख पाएंगे? क्योंकि उनकी बात की जाए, इंदिरा हृदय जिनका निधन हुआ है उसका प्रॉफिट उनके, यानी कि जो सांत्वना वोट है वो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो पाएगा, या फिर यहाँ पर दबदबा जोगेंद्र रौतेला का आप देख पा रहे हैं? किस तरह से आप इस सीट को आंक पाए हैं? और अगर आप आपके आसपास जो लोग वोट कास्ट करके आए हैं उनसे भी बात कर पाए, उनसे पूछ पाए कि क्या मुद्दे उनके जहन में रहे ताजा वोट कास्ट करते समय, उनसे बात कीजिए आप। बिल्कुल, मैं आपको इतिहास के अगर हम पन्नों की तरफ लेकर जाते हैं आपको, तो 2002 की आप बात करें तो उत्तराखंड में पहली बार जब चुनाव हुए थे तो 2002 में इंदिरा हृदय ने बाजी मारी थी और उन्होंने बीजेपी के जो कैंडिडेट है उनको हराया था। 2007 का जो इलेक्शन हुआ उसमें बीजेपी के बंशीधर भगत यहाँ से चुनाव मैदान में थे और वो जीते थे। 2012 और 2017 का जो इलेक्शन हुआ उसमें इंदिरा हृदय यहाँ से बंपर वोटों से जीत कर आई और सरकार में मिनिस्टर भी रही, और 2017 में जिस समय वो जीती थी तो नेता प्रतिपक्ष उत्तराखंड विधानसभा की रही है। तो उसको देखते हुए अगर हम बात करें तो इतिहास यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के पक्ष में बहुत ज्यादा है। जो हिस्ट्री बताती है कि कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं उन लोगों के लिए ये सीट काफी ज्यादा प्रॉफिटेबल रही है। इसके अलावा जोगेंद्र रौतेला की हम बात करें जो कि कैंडिडेट है यहाँ से, जोगेंद्र रौतेला यहाँ पर 2 बार मेयर रह चुके हैं और अब उनको दूसरी बार यहाँ से टिकट मिला है।
तो पहली बार जो चुनाव में वो हारे थे वो 2017 के इलेक्शन में इंदिरा हृदय से ही उन्हें पराजय हासिल हुई थी। इसके अलावा 2022 का जो चुनाव है वो जो है यहाँ पर सीधी टक्कर मानी जा रही है कि बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट के बीच में है। हालांकि आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है, समाजवादी पार्टी भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है और जो यहाँ पर लगातार समाजवादी पार्टी से जो चुनाव लड़ चुके हैं मतीन सिद्दीकी वो भी चुनावी मैदान में है। तो तमाम ऐसे जो लोग हैं अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि मतदाताओं से भी बात करने का प्रयास करते हैं क्योंकि तमाम यहाँ के मुद्दे हैं, चाहे वो मालिकाना हक को लेकर हो, गरीबों के मालिकाना हक को लेकर हो। यहाँ पर काफी समय से पेंडिंग था हल्द्वानी का ISBC का जो मुद्दा है वो काफी ज्यादा हावी है। इसके अलावा 4 लेन और जो सड़क चौड़ीकरण की बात को लेकर लगातार यहाँ पर मांगे उठती रही हैं। ये मुद्दे हैं जो कि अहम है, यहाँ के ट्रांसपोर्टेशन को लेकर है और परिवहन की जो सुविधा है वो काफी ज्यादा हावी है। एक दमोडोंगा क्षेत्र है जहां पर अभी तक आज तक मालिकाना हक लोगों को नहीं मिल पाया, नजूल भूमि पर वो अभी भी निवास कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर यहाँ पर लोग अपनी वोटिंग करने आए हैं। कुछ लोगों करते हैं कि कर पाए और हमें बता पाए कि किस तरीके के मुद्दे हैं यहाँ पर और वो किन बात को सोचकर यहाँ पर वोट डालने के लिए आए हैं। कोशिश करेंगे कि बताता यहाँ पे मुद्दे हैं। इस बार आप लोग मुद्दे बहुत बेशुमार हैं, क्या नाम है, बेरोजगारी बहुत बेशुमार हो रही है। बाहर का जो है आदमी जितना भी जो है उत्तराखंड में आता है काम करने के लिए बहुत परेशान। ओला के अंदर भी जो है माल नहीं बिक पा रहा है और बहुत बुरी कंडीशन है। जो मकान वगैरह हर टाइम बनते थे वो कुछ नहीं बन रहे हैं। अपनी बात है कि किस तरीके से वोट करने आए हैं यहाँ पर। वोटकास्ट को लेकर आप देख रहे होंगे लोगों के अंदर उत्साह कितना, आप लोगों के अंदर उत्साह आप जो है बिल्कुल हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर लंबी लंबी कतारें शुरू हो चुकी हैं और वोटिंग के लिए लोग अपने घरों से निकले हैं। लोगों सबसे अपील करेंगे, सुबह 8 बजे से वोटिंग उत्तराखंड में शुरू हो चुकी है। आप भी अपने घरों से बाहर निकले, वोट जरूर करें। 70 के 70 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में आज मतदान हो रहा है। आप ही को तय करना है कि राजगद्दी पर आपको किसको बिठाना है। ज्योत्सना, मैं आपके पास आऊंगी। मुद्दे बहुत सारे हैं इस बार उत्तराखंड की बात की जाए तो रोजगार का मुद्दा है। कई प्रियंका गांधी वाड्रा इसका जिक्र भी कर चुकी हैं कि कई पद खाली पड़े हैं, उनको भरा नहीं गया है। उत्तराखंड सरकार ने विकास के नाम पर कुछ नहीं किया है। और वहीं दूसरी तरफ बात की जाए भू कानून का छाया रहा और कई लोग किया, सदन में इस मुद्दे को उठाने की बात भी रखी गई। सड़क, परिवहन, निर्माण कार्य, शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, कानून व्यवस्था, इन तमाम बता पाएं क्योंकि स्थानीय मुद्दे विधानसभा चुनाव में हावी होते हैं। अभी आप किस तरह जनता के बीच में क्या कुछ मुद्दों को लेकर नाराजगी भी है? बिल्कुल कंचन, आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि आखिर क्या मुद्दे हैं जिसमें जनता अपना मत दे। अगर मैं बात कांग्रेस से करूं, कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी है और लगातार 5 सालों से सड़कों पर स्ट्रगल करती रही। 1 साल तो कांग्रेस को कह सकते हैं कि सुध लेने में लगा, यानी कि 11 सीटों पर जब कांग्रेस सिमट गई तो कांग्रेस की इस करारी हार के बाद जो उसके नेता थे वो बहुत पस्त हो गए थे। लेकिन तब कमान प्रीतम सिंह को सौंपी गई और उन्होंने धीरे धीरे कांग्रेस को एक किस्म से कह सकते हैं कि सड़क पर भी लाए, कार्यकर्ताओं को उत्साहित भी किया। और आज जब कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो बनाया है तो कांग्रेस ने 4 धाम और 4 काम, ये उनका स्लोगन है। यानी कि उन्होंने 4 धाम उत्तराखंड में आप जानती है कि बिल्कुल